नॉलेज टेक बाय शिवानी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे लेखक की बात करने जा रहे हैं जिनकी किताब थिंक एंड ग्रो रिच को कई लोग सफलता की बाइबल मानते हैं। नेपोलियन हिल। जिसने भी सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ी हैं वो हिल का नाम तो जरूर जानता है। बिल्कुल। और उनका दावा भी बहुत बड़ा था कि उन्होंने एंड्रू कार्नेगी जैसे 100 से ज्यादा करोड़पतियों का इंटरव्यू करके सफलता का एक फॉर्मूला बना दिया। हाँ, एक फॉर्मूला जो आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करता है। जी, लेकिन आज हम सिर्फ उनके दर्शन की बात नहीं करेंगे। हम स्रोतों के आधार पर हिल की पूरी तस्वीर देखेंगे, उनकी प्रेरणादायक बातें और साथ ही उनके जीवन से जुड़े गहरे विवाद और धोखे के आरोप भी। तो क्या सच है और क्या अफसाना, चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। चलिए। तो हिल की शुरुआत तो बहुत ही साधारण थी। 1883 में वर्जीनिया के एक कमरे वाले केबिन में जन्म हुआ। जी, और उनकी माँ का देहांत भी जल्दी हो गया था, लेकिन उनकी सौतेली माँ ने उन्हें लिखने और पढ़ने के लिए बहुत प्रोत्साहित किया। यहाँ तक तो कहानी एकदम सीधी लगती है। हाँ, लेकिन जैसे ही हम उनके शुरुआती करियर को देखते हैं, तस्वीर थोड़ी धुंधली होने लगती है। उनके करियर की शुरुआत असफलताओं और धोखाधड़ी के आरोपों से भरी थी। अच्छा, जैसे कि देखिए, 1907 में उन्होंने एक लंबर कंपनी शुरू की थी। वो कंपनी दिवालिया हो गई और उन पर मेल फ्रॉड के आरोप लगे। मेल फ्रॉड? हाँ, यानी डाक के जरिए धोखाधड़ी। इसके बाद वो वॉशिंगटन गए और वहां एक ऑटोमोबाइल कॉलेज खोला। ऑटोमोबाइल कॉलेज? हाँ, लेकिन एक पत्रिका ने अपनी जांच में उसे औसत बुद्धि वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक मजाक और एक घोटाला बताया। मतलब आज की भाषा में एक स्कैम था। बिल्कुल। और ये यहीं खत्म नहीं हुआ। 1915 में जॉर्ज वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवर्टाइजिंग खोला और 1918 तक आते आते इलिनॉइस राज्य ने उनकी गिरफ्तारी के लिए 2 वारंट जारी कर दिए। वारंट? हाँ। किस लिए? आरोप था कि वो अपनी कंपनी के शेयर धोखाधड़ी से बेच रहे थे। कंपनी की कीमत बता रहे थे $1 लाख, जबकि उसकी असल संपत्ति सिर्फ $1200 थी। ओहो, तो यहाँ से बात असल में दिलचस्प हो जाती है। इन सब असफलताओं के बावजूद 1928 में उनकी पहली बड़ी किताब आई, द लॉ ऑफ सक्सेस। और वो किताब इतनी सफल हुई कि हिल ने रोल्स रॉयस कार और कैटस्किल पहाड़ों में 600 एकड़ की जमीन तक खरीद ली। लेकिन ये सफलता भी ज्यादा दिन नहीं चली, है ना? नहीं, महामंदी यानी ग्रेट डिप्रेशन के दौरान वो फिर से दिवालिया हो गए। और फिर 1937 में उनकी सबसे प्रसिद्ध किताब आई, थिंक एंड ग्रो रिच। कहा जाता है कि इस किताब को लिखने और एडिट करने में उनकी पत्नी रोजाली बेलिंड का बहुत बड़ा हाथ था। जी बिल्कुल, और इस किताब ने हिल को फिर से अमीर बना दिया। चलिए, तो अब उस दर्शन की बात करते हैं जिसने हिल को इतना प्रसिद्ध बनाया। थिंक एंड ग्रो रिच में जो 13 सिद्धांत हैं, उनमें से कुछ पर नजर डालते हैं। जरूर। सबसे पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत है इच्छा, डिजायर। मतलब किसी चीज को सिर्फ चाहना नहीं, बल्कि उसे जुनून की हद तक चाहना। और इसके बाद आता है विश्वास। मतलब ये पक्का यकीन कि लक्ष्य हासिल हो ही जाएगा, कोई शक नहीं। हाँ, और इसी विश्वास को मजबूत करने के लिए तीसरा सिद्धांत, आत्म सुझाव, ऑटो सजेशन। मतलब रोजाना खुद से सकारात्मक बातें दोहराना, जैसे मैं ये कर सकता हूँ। ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। और फिर आता है एक्शन वाला हिस्सा, संगठित योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। हिल का वो मशहूर कथन है ना, एक लक्ष्य डेडलाइन वाला एक सपना है। सही कहा। यानी एक योजना बनाओ और उस पर काम करो। और एक सिद्धांत जो मुझे हमेशा बहुत दिलचस्प लगा है वो है द मास्टरमाइंड। हाँ, यानी सफल लोगों के साथ रहना और उनसे सीखना, क्योंकि आप उन्हीं लोगों की तरह बनते हैं जिनके साथ आप रहते हैं। और आखिरी में छठी इंद्री, यानी अपने मन की आवाज पर भरोसा करना। इन सिद्धांतों के अलावा उनकी दूसरी किताबों में भी बहुत बहुत गहरे विचार हैं। जैसे आउटविटिंग द डेविल। वो किताब तो बहुत विवादास्पद थी। हाँ, बहुत ज्यादा। वो 1938 में लिखी गई थी, लेकिन 70 साल बाद 2011 में छपी। 70 साल? ऐसा क्या था उसमें? वो किताब शैतान के साथ एक इंटरव्यू की तरह है। उसमें हिल बताते हैं कि लोग अपनी सफलता को खुद कैसे रोकते हैं। अच्छा। उन्होंने 2 तरह के लोगों की बात की है, ड्रिफ्टर्स यानी लक्ष्यहीन लोग, और नॉन ड्रिफ्टर्स यानी जो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं। दिलचस्प है। तो नॉलेज टेक बाय शिवानी पे हम हमेशा तथ्यों के दोनों पहलुओं को सामने रखने की कोशिश करते हैं, और यहीं पर हिल की कहानी में बहुत बड़ा मोड़ आता है। जी, और वो मोड़ है उनकी कहानी की बुनियाद। हिल ने हमेशा ये दावा किया कि उनकी सफलता का राज 1908 में उद्योगपति एंड्रू कार्नेगी के साथ हुई एक मुलाकात थी। हाँ,
उनके मुताबिक कार्नेगी ने ही उन्हें सफल लोगों का अध्ययन करके सफलता का फॉर्मूला बनाने की चुनौती दी थी। लेकिन इसमें जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये है कि इस मुलाकात का कोई सबूत ही नहीं है। बिल्कुल, कई इतिहासकारों और यहाँ तक कि स्कॉटलैंड में एंड्रू कार्नेगी संग्रहालय ने भी पुष्टि की है कि हिल और कार्नेगी की मुलाकात का कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई चिट्ठी नहीं, कोई डायरी एंट्री नहीं, कुछ भी नहीं। और सिर्फ कार्नेगी नहीं, उन्होंने जिन दूसरे प्रसिद्ध लोगों का इंटरव्यू करने का दावा किया, जैसे हेनरी फोर्ड या थियोडोर रूजवेल्ट, उनके भी कोई प्रमाण नहीं है। तो इसका मतलब उनकी पूरी कहानी की बुनियाद ही शायद मनगढ़ंत थी। ऐसा ही लगता है। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि एंड्रू कार्नेगी खुद एक लेखक थे और सफलता पर उनके विचार हिल के विचारों से जमीन आसमान का फर्क रखते थे। अच्छा, क्या फर्क था? कार्नेगी का मानना था कि करियर की शुरुआत हमेशा सबसे निचले पद से करनी चाहिए ताकि आप व्यापार को जमीनी स्तर से समझ सकें। जबकि हिल ठीक इसका उल्टा कहते थे। वो कहते थे कि नीचे से शुरुआत करने वाले ज्यादातर लोग वहीं रह जाते हैं, इसलिए सीधे ऊंचे पद का लक्ष्य रखो। और हिल का पूरा फोकस पैसे के बारे में सोचने, उसे महसूस करने और ये विश्वास करने पर था कि आप पहले से ही अमीर हैं। हिल ने तो लिखा भी है, अमीरी बहुत कम या बिना किसी मेहनत के मन की एक स्थिति से शुरू होती है। जी, जो कार्नेगी के कड़ी मेहनत वाले सिद्धांत से एकदम अलग है। तो ऐसा लगता है कि हिल ने जिस कार्नेगी फॉर्मूले का प्रचार किया वो शायद कार्नेगी का था ही नहीं। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? क्या नेपोलियन हिल एक धोखेबाज थे? एक सोर्स तो उन्हें अब तक का सबसे प्रसिद्ध धोखेबाज, जिसके बारे में आपने शायद कभी नहीं सुना, भी कहता है। उन्होंने कई असफल व्यापार किए, उन पर धोखाधड़ी के आरोप लगे और उन्होंने अपने जीवन के बारे में कई झूठे दावे भी किए। जी, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। उनकी किताबों ने सच में लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। कई लोग ये मानते हैं कि लेखक की कमियों के बावजूद किताब से ज्ञान लिया जा सकता है। हाँ, वो कहते ना, अच्छी बातें ले लो, बाकी को भूल जाओ। बिल्कुल। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। हिल के दर्शन ने द सीक्रेट जैसी आधुनिक सेल्फ हेल्प किताबों को प्रेरित किया है। ये तो मानना पड़ेगा कि उन्होंने व्यक्तिगत सफलता की इस पूरी शैली को एक तरह से गढ़ा है। तो शायद उनकी सबसे बड़ी सफलता एक ऐसी कहानी गढ़ने में थी जो लोगों को प्रेरित कर सके, भले वो कहानी पूरी तरह सच्ची ना हो सकता है। तो नेपोलियन हिल एक बहुत ही जटिल व्यक्ति थे। एक तरफ धोखाधड़ी और असफलताओं से भरा जीवन, और दूसरी तरफ एक ऐसा दर्शन जिसने पीढ़ियों को प्रेरित किया है। तो नॉलेज टेक बाय शिवानी पर हमारा उद्देश्य आपको जानकारी देना है ताकि आप अपनी समझ बना सकें। और आज की चर्चा के बाद सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल ये है कि आज के पर्सनल ब्रांडिंग के युग में जहां हमें फेक इट टिल यू मेक इट सिखाया जाता है, यानी जब तक सफल ना हो जाओ, सफल होने का दिखावा करो। हाँ, तो क्या नेपोलियन हिल बस अपने समय से आगे थे, या यहाँ कहानी की शक्ति के बारे में एक गहरा सबक है कि एक कहानी भले ही वो गढ़ी हुई हो, लोगों को कुछ करने के लिए प्रेरित कर सकती है। ये सोचने वाली बात है, इस पर जरूर सोचिएगा। मेरे चैनल नॉलेज टेक बाय शिवानी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। अगले एपिसोड में मिलते हैं।